जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम के द्वारा बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जैसे कि आपका संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, वन विकास निगम के लिए भर्ती परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, संयुक्त भर्ती परीक्षा और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ली जाने वाली है। और जब भी किसी आयोग के द्वारा या मंडल के द्वारा लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो प्रश्नों के पैटर्न रिपीट होते हैं, ठीक। और जैसा कि हम सभी अभी तक समझ चुके हैं कि व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नॉन जीएस पोर्शन, और उसमें भी गणित और रीजनिंग। तो मैं आपके लिए गणित और रीजनिंग की एक विशेष वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा पुराने परीक्षाओं के सारे प्रश्नों के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं उन प्रश्नों के हल भी आपको बताऊंगा जो 2 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, या ऑप्शन काट के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के भी आपको हल बताऊंगा जो लेंदी होंगे, लंबे होंगे, जो लंबे तरीके से बनाना हमारी मजबूरी होगी। तो हम दोनों में फ़र्क भी समझेंगे, अंतर भी समझेंगे, और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें तो हम किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न यानी किसी एक फिक्स पैटर्न के प्रश्न को ही बनाना सीखेंगे। लेकिन आप गणित और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से लेके एडवांस मैथ्स तक की आप यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैंने ही पूरा गणित और रीजनिंग विषय को पढ़ाया है। आप उस ऑनलाइन कोर्स को सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग गणित और रीजनिंग के 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, जिसे देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी के साथ आप वीडियो लेक्चर्स को कभी भी किसी भी समय कितने भी बार देख सकते हैं। गणित है, रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है। डाउट आने पर लाइव डाउट सेशन का आयोजन किया जाता है, जिस लाइव क्लास में आपके द्वारा पूछे गए डाउट प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें संलग्न है, ताकि आप अपनी गणित की तैयारी का, रीजनिंग की तैयारी का परीक्षण भी कर सके। और इस पूरे कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्यापम का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध है। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रीवियस क्वेश्चंस के अच्छे हल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब अगला आते हैं। अगला मस्त प्रश्न है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रश्न है। ये कैसे छत्तीसगढ़ का है? प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके लिए। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर तथा रायपुर में एक दिन की आय क्रमशः 1000 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये और 1200 रुपये है। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि वह रायपुर में 1 दिन, अंबिकापुर में 2 दिन, बिलासपुर में 1 दिन तथा जगदलपुर में 1 दिन काम करता है। ये प्रश्न है, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। जिले जो है पहले पहले लिख दो भाई। जगदलपुर है, जगदलपुर में 1 दिन का कितना है पैसा? 1000 रुपये। फिर बिलासपुर में 1 दिन का पैसा कितना है? 800 रुपये। फिर अंबिकापुर में 1 दिन का पैसा कितना है? 600 रुपये। और रायपुर में 1 दिन का पैसा कितना है भैया? 1200 रुपये। रायपुर में 1 दिन का पैसा कितना है? 1200 रुपये। हमने प्रश्न पढ़ के लिख दिया। यदि वह अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, यानी कितना बचा रहा है? 1/3 बचा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी आय निकालना है और आय का 1/3 कर देना है। अब आय के लिए दिन दिया हुआ है, कितना दिन दिया है कि यदि वह रायपुर में 1 दिन, रायपुर में 1 दिन यानी ये 1200 ही रहेगा, ये तो 1 दिन का ही खर्चा है। अंबिकापुर में 2 दिन यानी ये गुणित 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1200 रुपये हो जाएगा। बिलासपुर में 1 दिन यानी वो 800 ही रहेगा। और जगदलपुर में 1 दिन यानी वो भी कितना रहेगा? 1000 ही रहेगा। तो उसकी आय कितनी हो गई? 1000, 800, 1200 और 1200। तो 12 दूनी 2400,
24 और 8 3200, 32 और 1000 कितना हो जाएगा 4200। अब 4200 रुपये आय है और अपनी आय का 2/3 खर्च करता है, 2/3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 1/3। इसका केवल 1/3 निकाल देना है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1400 रुपये क्या दिए गए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 1400 रुपये। बनेगा, बनेगा जी। चलो अब ये तो क्या था, बहुत आसान प्रश्न था। अब ट्रिकी, आसान सभी, कठिन कोई नहीं, ट्रिकी। अब हम आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सुनने में काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा, तो ध्यान देंगे और ध्यान देकर सुनेंगे, कठिन नहीं रहेगा। जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके लिए, यदि कोई संस्था प्रमुख कंप्यूटर में दक्ष है तो उस संस्था को 3 कम लिपिकों की आवश्यकता होती है जब वह कंप्यूटर अप्रशिक्षित संस्था प्रमुख नियुक्त करता है। कंप्यूटर प्रशिक्षित प्रमुख, कंप्यूटर अप्रशिक्षित प्रमुख एवं लिपिक के वेतन क्रमशः 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 30,000 रुपए है। उस संस्था की वार्षिक हानि ज्ञात कीजिए यदि वह एक कंप्यूटर अप्रशिक्षित प्रमुख नियुक्त करता है। ठीक, अब ये प्रश्न आपको दिख भी रहा होगा, प्रश्न मैंने बोल भी दिया है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बनाने का हम सीधा तरीका बता रहे हैं। जितना कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है उतना ही वो प्रश्न आसान रहता है। जैसे 100 बात की एक बात हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया गया आंकड़ा है जिसमें क्या बोल रहा है, कंप्यूटर प्रशिक्षित, ऐसा लिख देने सीधा, कंप्यूटर प्रशिक्षित की तनख्वाह कितनी है 1.5 लाख। उसके अलावा अच्छा, कंप्यूटर प्रशिक्षित प्रमुख, फिर कंप्यूटर अप्रशिक्षित प्रमुख की तनख्वाह कितनी है 1 लाख, और लिपिक की तनख्वाह कितनी है 30,000। ये एक एक का ये प्रश्न में दिया है। अब किसी संस्थान में इन लोग रहेंगे, मान लेते हैं किसी संस्थान में इन लोग रहेंगे, तो उनका कुल खर्चा कितना है भैया 1.5 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, और ये कितना आ जाएगा 2,80,000। 2,80,000 रुपये उस संस्थान का खर्चा है। बात समझ आ रही, सिंपल। ठीक, अब ये जानकारी प्रश्न में है। अब इसके अलावा में जाना है, क्या लिखा है, उस संस्था की वार्षिक हानि ज्ञात कीजिए यदि वह एक कंप्यूटर अप्रशिक्षित प्रमुख नियुक्त करता है। कंप्यूटर अप्रशिक्षित प्रमुख को नियुक्त करता है, ठीक है। अब कंप्यूटर अप्रशिक्षित प्रमुख को नियुक्त करने पे क्या होता है, यदि कोई संस्था प्रमुख कंप्यूटर में दक्ष है तो उस संस्था में 3 कम लिपिकों की आवश्यकता होती है। तो उस संस्था में क्या होता है, 3 कम लिपिकों की आवश्यकता होती है जब वह कंप्यूटर अप्रशिक्षित संस्था प्रमुख को नियुक्त करता है, ठीक है। यानी अगर इसे नियुक्त किया जाएगा तो इसकी और ऐसे 3 की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। यानी जो 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह दी जानी है उसकी आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे 3 की आवश्यकता नहीं होगी। तो 30 दिया कितना हो जाएगा भैया आपका 90,000। तो 1.5 लाख और 90,000 कितना हो गया, ये 2,40,000। पहले कितना लग रहा था 2,80,000, अब कितना लग रहा है 2,40,000। इनके बीच का अंतर कितना हो गया 40,000 रुपए का घाटा होगा। इसको बनाने का अप्रोच यही है, जैसा प्रश्न में कहानी लिखा है उसके अकॉर्डिंग, बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा है, ठीक है, लेकिन बनेगा ये इसी प्रकार से बनेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला भी कुछ इसी प्रकार का मज़ेदार प्रश्न है, और अगला ना ओरल प्रश्न है, लेकिन सुनिए ध्यान से सुनिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी है, मज़ेदार है। सरकार एक कुशल प्रशिक्षित शिक्षक जो 100 छात्रों को प्रशिक्षित करता है को 1 लाख रुपए प्रति माह देती है।
एक नौकरशाह सरकार को एक अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्त करने की सलाह देता है क्योंकि उसे केवल 20,000 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। एक सर्वेक्षण में पता लगा कि अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित छात्रों के कार्य से 1,000 रुपये प्रति माह प्रति छात्र नुकसान हो गया। इस सलाह के क्रियान्वयन पर 2 साल में लाभ या हानि का अनुमान लगाइए। है मजेदार प्रश्न। अब मैं इसका सार बता रहा हूं, ठीक है। सार ये है, एक टीचर है जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को, 100 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, और उस टीचर को तनख्वाह दे रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, ठीक है। एक टीचर को तनख्वाह दे रहे हैं 1 लाख रुपए प्रति माह, 1 लाख रुपए प्रति माह अच्छे प्रशिक्षित टीचर को 2 साल तक तनख्वाह देना है, यानी कितना हो गया भैया, 24 लाख रुपए टोटल सरकार का खर्चा हो रहा था, ठीक है। कितने विद्यार्थियों के लिए खर्चा हो रहा था ये, 100 विद्यार्थियों के लिए खर्चा हो रहा था। कितना, 24 लाख का खर्चा हो रहा था। प्रश्न की पहली लाइन से हमें यही पता चल रहा है, ठीक है। अब जो 24 लाख रुपए खर्चा हो रहा था, ये तो हो रहा था और सरकार इसी को बचाना चाह रही थी। और इसको बचाने के लिए एक नौकरशाह ने सरकार को क्या सलाह दे दी, नौकरशाह ने ब्यूरोक्रेट अधिकारी कोई, ठीक है, एक अधिकारी ने सरकार को सलाह दे दी कि भैया ये 1 लाख रुपए जो प्रति माह दे रहे हो उसको मत रखो, उसके बनिस्बत ऐसे आदमी को रखो जिसको 20,000 रुपये देना है प्रति माह, ठीक है। तो 20,000 रुपये प्रति माह देना है। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, एक जो खुद ट्रेंड नहीं था वो आके ट्रेनिंग दे रहा था। अब जिनको ट्रेनिंग मिलेगी वो भी उठपटांग मिलेगी, उससे प्रति छात्र प्रति माह 1,000 रुपये नुकसान होने लगा। तो कितने छात्र थे, 100, प्रति छात्र कितना नुकसान हो रहा था, 1,000 रुपये। और कितने महीने तक हुआ ये, 2 साल तक, 24 महीने तक हुआ। इसे सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ गया, 24 लाख, ठीक। अब ध्यान देना है यहाँ पे, सरकार पहले 24 लाख यहाँ खर्चा कर रही थी, उसको बचाई, 24 लाख को बचा ली, नया टीचर रख ली, 24 लाख अब सरकार के पास प्लस हो गया। लेकिन ये बच्चे लोगों ने उठपटांग काम किया ना, 24 लाख डुबा दिए। तो जो 24 लाख प्लस था अब वो 24 लाख डूब गया। सरकार जो है 24 लाख खर्चा करती, अब सरकार ने बचा लिया। एक टीचर को लाख रुपए महीना के हिसाब से 2 साल तक यदि तनख्वाह देती तो 24 लाख देती, अब नहीं देना पड़ा, सरकार के जेब में 24 लाख प्लस है। अब ये 20,000 वाले तनख्वाह को मत सोचो, ओरल बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। सरकार के पास 24 लाख प्लस हो गया, जेब में 24 लाख रुपए है। लेकिन बच्चे लोगों ने क्या किया, ऐसी तैसी कर दी, ऐसा काम किया कि नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 24 लाख का। तो जेब में 24 लाख रुपए पड़ा था, हो गया जीरो हो गया। अब सरकार जीरो है, अब जो सरकार का पैसा लगेगा वो नुकसान है। और अब पैसा केवल क्या लग रहा है, टीचर की तनख्वाह। टीचर की तनख्वाह कितनी है, 20,000 रुपये प्रति माह। तो 20,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 24 महीने का कितना हो गया, 4,80,000 रुपये। यही सरकार का नुकसान है। आया समझ में? आप वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते रहोगे तो हो गया, एग्ज़ाम तो निकलने से रहा। बनेगा? बहुत ही स्मूथ कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रश्न की बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जो लास्ट 2-3 प्रश्न और 1-2 और प्रश्न हम देखे हैं इस परीक्षा के, ऐसे प्रश्न किसी भी बुक में नहीं मिलते। मैं क्यों बता रहा हूँ ये वीडियो, पुराने एग्ज़ाम के सॉल्यूशन सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैरायटी आपको यही मिलेगी। पुराने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपका बहुत नुकसान होगा। बहुत गलत अप्रोच है यदि आप केवल सोचेंगे कि आप चैप्टर सॉल्व कर लें, नंबर सिस्टम से शुरू करें बनाना, उसके बाद आखिरी में टाइम एंड डिस्टेंस, क्षेत्रफल, आयतन। ना, मैं मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए इसकी स्ट्रेटजी के लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप सभी को समझा चुका हूँ मैथ्स पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, खासकर व्यापम जैसे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और व्यापम जैसे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है पुराने एग्ज़ाम के सॉल्यूशन को समझना,
न कि किसी बुक में पुराने एग्जाम के सॉल्यूशन है पन्ना पलटाए और पढ़ लिए। बुक से पन्ना पलटा के यदि सीख सकते तो अभी तक सीख चुके होते। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आपको स्वयं को बना के देखना है, नहीं तो किसी को बनाते हुए देखना है, तभी आप उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। भाई बुक में तो छपा हुआ है, इतिहास के 10 फैक्ट छपे हुए हैं, क्या 10 के 10 याद रहते हैं? क्या हमेशा याद रखते हैं? रिवीजन उनको करना पड़ता है, ठीक। लेकिन आप उसे स्वयं बनाएंगे, आपको जरूर याद रहेगा। आप बनाते हुए किसी को देखेंगे तो जरूर याद रहेगा। तो सॉल्यूशन मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए, नोट्स मिल जाए, गणित में तो ये बिल्कुल काम नहीं करता। ये बात तो लिख के रख लीजिए। तो इसीलिए मैं पुराने सारे सॉल्यूशन जितने मेरे पास उपलब्ध हो सकते हैं और जितना हम समय दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। और रही बात कंप्लीट कोर्स की, वो तो आप ऑनलाइन कोर्स मेरा ज्वाइन कर ही सकते हैं, जहाँ मैंने ऐसे प्रश्न तो वहाँ भी आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर ऐसे प्रश्न वहाँ पे मिल जाते तो हम यहाँ नहीं बताते, ठीक है। तो ये तो आपको मिलेगा ही, और भी चीज़ें मिलेंगी। कैसी मिलेंगी अभी तक आप समझ चुके हैं। खैर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न उठाते हैं। डाल लिया जाए भाई। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है तथा 1000 कर्मचारी 20 दिनों के लिए हड़ताल पर रहे, तब हड़ताल के कारण सरकार को हुआ नुकसान है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है भाई। एक कर्मचारी है, एक एम्प्लॉय की तनख्वाह है कितनी? 30,000, यानी एक दिन का 1,000 है, महीने के 30 दिन। ठीक है, अब यही एक एम्प्लॉय का एक दिन का तनख्वाह कितना होगा भैया? 3,000। तो यही एक एम्प्लॉय का 20 दिन का तनख्वाह कितना होगा? 20,000। बहुत आसान है। तो ऐसे 1000 एम्प्लॉय 20 दिन के लिए हड़ताल पर चले गए, तो 1000 एम्प्लॉय का तनख्वाह कितना होगा? तो ऐसे 1000 एम्प्लॉय का 20 दिन का तनख्वाह कितना होगा? 20,000 गुणित 1000, यानी 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो ये आएगा। और 7 जीरो मतलब कितना होता है? 2 करोड़। तो सरकार को नुकसान कितने का है? 2 करोड़। क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़ बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अब एक मजेदार प्रश्न में आते हैं, एक और मजेदार प्रश्न। ठीक है, एक लिपिक रिश्वत से 10,000 रुपए तथा वेतन से 30,000 रुपए प्रति माह प्राप्त करता है। उसका मासिक खर्च 25,000 रुपए है तथा वार्षिक चिकित्सा खर्च 1 लाख रुपए है। उसकी वार्षिक बचत क्या है? ये प्रश्न है। ठीक है, अब वार्षिक कैलकुलेशन करना है सारा। 10,000 वो घूस लेके कमा रहा है, 30,000 उसको तनख्वाह मिल रही है, यानी कुल कितना कमा रहा है भैया? वो 40,000 रुपए कमा रहा है। तो वार्षिक निकालना है, यानी गुणित क्या कर दोगे? 12। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 4,80,000। 4,80,000 वो साल भर में कमाता है। अब उसका मंथली खर्च कितना है? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये उसका क्या है भैया? मंथली खर्च है। गुणित 12 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख रुपए आ जाएगा। 3 लाख तो मंथली खर्च के हिसाब से उसका खर्च है, प्लस 1 लाख रुपए उसका सालाना चिकित्सा खर्च है। अब इतना घुस कमाएगा तो कहीं न कहीं तो निकलेगा। स्वास्थ्य बेचारे का हेडेक हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये कुल कितना खर्च हो गया उसका साल भर का? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए इससे घटा दोगे तो बचेगा कितना? 80,000 रुपये। तो उसकी वार्षिक बचत कितनी है? 80,000। क्या है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब और मजेदार प्रश्न में आते हैं एक। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, एक नए प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, और ये भी ओरली बनेगा। कैसे? तो प्रश्न को समझना पड़ेगा पहले।
ये भी ओरली बनेगा। प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके लिए। एक भिखारी पुनर्वास कैंप का अनुमान है कि प्रति भिखारी प्रतिदिन खर्च 50 रुपए है, जबकि इन भिखारियों के कारण होने वाले अपराध को रोकने पर 15 लाख रुपए प्रति माह खर्च होता है। यदि 1000 भिखारी हैं, यदि कोई राज्य भिखारी पुनर्वास कैंप खोलने का निर्णय लेती है, तब सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ का आकलन कीजिए। क्लियर प्रश्न? चलिए बनाते हैं। अब भिखारी पुनर्वास कैंप में एक भिखारी का एक दिन का खर्चा कितना है? 50। ये कितने दिन का खर्चा है भैया? एक दिन का। कितने भिखारी का? एक भिखारी का एक दिन का खर्चा है कितना? 50। तो वही एक भिखारी का 30 दिन का खर्चा कितना होगा? 50 गुणे 30 यानी कितना? 1500 होगा। और ये भिखारी अब कितने दे दिया है प्रश्न में? 1000 भिखारी है, तो वो कितना हो जाएगा? 1000 भिखारी का यही 30 दिन का खर्चा 1500 गुणे 1000 यानी कितना? 15 लाख रुपए। यानी सरकार अगर भिखारी पुनर्वास कैंप बनाए 1000 भिखारियों के लिए तो खर्चा कितना आना है? 15 लाख रुपए। तो ऑप्शन में दिया है 15 लाख। जी हाँ, 15 लाख दिया है। अब भड़बड़ा के हम टिक मार देंगे, हो सकता है। लेकिन सीधी सी बात है कि सरकार के द्वारा इन भिखारियों से होने वाले खर्च को रोकने में हर महीना 15 लाख रुपए खर्च होता है। इसीलिए भिखारी पुनर्वास बैंक बनाया जा रहा है। और अगर वो 15 लाख जो उनको रोकने में खर्चा होता है, उनके द्वारा किए गए अपराध को रोकने में जो 15 लाख खर्चा हो रहा है, वो 15 लाख कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। तो अब भिखारी जब यहाँ रहेंगे तो उनके द्वारा भटक भटक के जो अपराध होता है वो होगा? नहीं होगा। उनके अपराध को रोकने के लिए जो 15 लाख खर्चा होता है होगा? नहीं होगा। तो सरकार अपराध रोकने के लिए जो पहले 15 लाख खर्चा कर रही थी ऑलरेडी, उसी से क्या बना देगी? भिखारी पुनर्वास कैंप। ये 15 लाख वहाँ कवर हो जाएगा, यानी जीरो। सरकार के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल, एक सड़ा सा एग्जाम्पल यदि हम दें कि नाली साफ करने के लिए सरकार को मान लो 1 लाख रुपए महीने का किसी कॉलोनी का खर्चा आ रहा है, तो नाली में गंदा पानी ही अगर ना निकले और 1 लाख रुपए का कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे कि नाली में गंदा पानी ही ना निकले, तो वो खर्चा ही नहीं आएगा वहाँ पे। अब वो 1 लाख यहाँ लग जाएगा, साफ पानी निकलेगा। मतलब एक सड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है? समझ आया? ट्रिकी प्रश्न है। जीरो, सरकार के ऊपर कोई खर्च नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको टेबल बना के दिया है, ठीक है? चलिए टेबल बनाते हैं। छोटा सा टेबल है। शहर का आय और व्यय का विवरण दिया हुआ है। कौन कौन सा शहर है भैया? बिलासपुर दिया है, दुर्ग, धमतरी और रामानुजगंज। बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी और रामानुजगंज। आय और व्यय दिया है। तो बिलासपुर की आय 10,000, व्यय 6,000। बिलासपुर की आय 10,000 और व्यय 6,000। दुर्ग की आय 10,000, व्यय 8,000। दुर्ग की आय 10,000 और व्यय 8,000। धमतरी की आय 8,000, व्यय 3,000। धमतरी की आय 8,000 और व्यय 3,000। और रामानुजगंज की आय 8,000 और व्यय है आपका 1,000। ये टेबल दिया है। अब प्रश्न बहुत आसान पूछ रहा है, अधिकतम बचत के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? यानी किस स्थान की बचत अधिकतम है? इनका अंतर कितना है भैया? 4,000। इनका अंतर यानी बचत। आय में से व्यय को घटा दोगे तो क्या मिलेगा भाई? बचत। यहाँ बचत 4,000 है, यहाँ बचत 2,000 है, यहाँ बचत कितना है? 5,000 और यहाँ बचत कितना है? 7,000। ये आप ओरली देख के भी निकाल सकते हैं कि रामानुजगंज सर्वाधिक बचत के लिए उपयुक्त जगह है, ठीक है? कोई तीर मारने वाली जगह नहीं बनेगा।
अब तीर मारने वाला प्रश्न नहीं है, जगह अच्छी है भाई, रामानुजगंज वाले बुरा ना माने। चलिए अगला प्रश्न ओरली सॉल्व होगा। प्रश्न पढ़ रहे हैं पहले आपके लिए। ए के पास 1000 रुपये है, ए इसका आधा बी को देता है, बी प्राप्त राशि का आधा सी को देता है, सी प्राप्त राशि का आधा डी को देता है और डी अपनी राशि का आधा ई को देता है। तो ई को कितना रुपए मिला? अब ओरली बन जाएगा कैसे? ए के पास 1000 रुपये है, ए आधा दिया बी को 500, बी आधा दिया सी को 250, सी आधा दिया डी को 125, डी आधा दिया ई को 125 का आधा 62 रुपये 50 पैसा, और वही ई का पूछ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 62 रुपये 50 पैसा। तो कुछ कुछ प्रश्न इस परीक्षा के बहुत ही इजी हैं और कुछ प्रश्न ट्रिकी है। इजी वो भी है पर ट्रिकी, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न हम देखें तो सारे प्रश्न ख़त्म हो गए हैं मैथ्स के, ठीक है। अब इसके अलावा इतना ही प्रश्न मेरे ख्याल से है एग्ज़ाम में बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, सारे प्रश्न समझ में आए हैं। फिर से कहूँगा, व्यापम की तैयारी करना है, पुराने एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, पुराने सारे एग्ज़ाम सॉल्व करके एग्ज़ाम देने जाना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग आप डीप में सीखना चाहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी अप्रोच सीखना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अप्रोच कैसी है, क्या आपके लिए सही है या नहीं है। यदि आपको सही लगता है तो आप मैथ्स और रीजनिंग का मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां 150 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसे आप कभी भी किसी भी समय कितने भी बार देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। कौन से परीक्षा के प्रश्न पत्र आप जल्दी चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके फीडबैक करके ज़रूर बताएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप सकार एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेहनत करते रहें, सफलता की ओर अग्रसर रहें, और सफलता की ओर अग्रसर तभी रहेंगे जब आप अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।